नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कहते हैं भारत की आत्मा गांव में बसती है और लोकतंत्र की बुनियाद हमारी पंचायतें हैं। लेकिन क्या इस बुनियाद में आज भी समस्याओं की दरारें मौजूद हैं? क्या कागजों पर चमकती स्मार्ट पंचायत की तस्वीर जमीन पर टूटी सड़कों और सूखे नालों की हकीकत को छिपा रही है? पंचायत के चुनाव फिर से सिर पर हैं और पंचायत के विकास को लेकर तमाम तरह के दावे फिर से शुरू हो चुके हैं। मुद्दों का पंचायतनामा में हम केवल फाइलों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस आखिरी छोर पर खड़े ग्रामीण की बात करेंगे जिसे आज भी अपने हक के लिए प्रधान से लेकर प्रशासन तक के चक्कर काटने पड़ते हैं। आजादी के 7 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं और सरकारें बदली, योजनाओं के नाम बदले, विकास के दावे और भाषण भी बदले, लेकिन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित सरवरपुरा गांव आज भी विकास की फाइलों में ही बसता नजर आता है। यहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए यह गांव आज भी इंतजार कर रहा है। हर बार चुनाव में ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन हालात सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। देखिए सरवरपुरा गांव से हमारी खास रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी अधूरा विकास। विकास से कोसों दूर सरवरपुरा गांव। शहर की चौखट पर बसे गांव में आज भी इंतजार। हैंडपंप सूखे, पाइपलाइन बेकार, सड़क, पानी, शिक्षा जैसी सुविधाओं का अभाव। पर्यटन स्थल का नाम लेकिन सुविधाएं शून्य। सड़क का सपना अधूरा, सफर बना जोखिम। न सड़क न नालियां, गंदगी से बढ़ता खतरा। स्वच्छता अभियान पोस्टर तक ही सीमित। बांसवाड़ा जिले का सरवरपुरा गांव। ये गांव शहर की सीमा से सटा है, लेकिन मानो विकास के नक्शे में होते हुए भी जमीन पर गायब हो गया हो। पर्यटन स्थल के रूप में पहचान रखने वाला यह गांव प्रशासनिक उपेक्षा का जीवंत उदाहरण बन चुका है। यहां आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लौट जाते हैं, लेकिन गांव की हकीकत विकास के खोखले नारों की पोल खोल देती है। आजादी के 70 साल लगभग बीत गए हैं, लेकिन कुछ मूलभूत सुविधा जो होती है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इसके लिए यह गांव जो है संघर्ष कर रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वह इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज भी यहाँ पर जो है कच्ची सड़क है जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि सड़क के अभाव में बारिश के समय में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, और जब किसी महिला की जो है प्रसव अवस्था होती है, गर्भावस्था के दौरान जब उसे परेशानी होती है या उसे जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाना होता है, तब भी बारिश के समय में काफी परेशानियां होती हैं। ऐसी कई परेशानियों से ये गांव जूझ रहा है। हम आज उसकी जो है हकीकत जानने यहाँ ग्राउंड लेवल पे आए हैं। जो हम जानते हैं इन ग्रामीणों से कि किस तरह की इनको परेशानियां हैं और किन परेशानियों से ये जूझ रहे हैं। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, आज हम इन पे जाजम पे बैठ के जानेंगे इस गाँव की समस्या। जी बताएं, आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण जी मसार और गांव सरवरपुरा है हमारा। आज हमारा देश आज़ाद हुआ 75 साल हुए हैं। 75 साल के अंदर हमारा गांव मूलभूत सुविधा से वंचित है। पानी बरसात के समय बाढ़ग्रस्त एरिया है और पानी आता है तो खेतों में चला जाता है और कनेक्टिविटी से रुका हुआ है। अंदर लोग आने जाने में समस्या हो जाती है। ना तो पुल की सुविधा है, ना रोड की सुविधा। बिजली की भी व्यवस्था बिल्कुल कम है यहाँ पे। बरसात के टाइम में बिजली चली जाती है तो कई दिनों तक बिजली नहीं आ पाती है। उसकी सुविधा भी बरोबर नहीं है हमारे यहाँ। और रोड, विद्यालय और जंगल एरिया है यहाँ पे, और जंगल एरिया होने के कारण कई तरह के जीव भी हैं यहाँ पे, जो शेर भी हैं, जंगली दूसरे जानवर है जो खेतों को नुकसान करते हैं, इंसान को भी नुकसान करते हैं, इंसान के ऊपर भी गिर जाते हैं, घातक हमला भी करते हैं। इस वजह से हमारा गाँव बहुत वंचित है। और 75 साल के अंदर हमारे यहाँ बहुत से नेता हैं, बाकी खाली वोट के लिए यहाँ आते हैं खाली,
और वोट लेके चले जाते हैं, वापस मुड़ के नहीं देखते हैं। मात्र शहर से खाली 2 किलोमीटर दूर है गांव हमारा, फिर भी हमारे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के विधायक हो या सरपंच हो या मंत्री हो, सिर्फ दिखावे के हैं, वादे करके जाते हैं, दोबारा वापस मुड़ के देखते नहीं हैं। खाली अपना घर गृहस्थी संभालते हैं वो वाली, और खाली दिखावे के लिए आते हैं, वोट बटोर के चले जाते हैं। सरवरपुरा गांव में स्थित प्रसिद्ध कडेलिया वाटरफॉल हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। पहाड़, पानी और हरियाली यहाँ की पहचान है। लेकिन विडंबना ये है कि जहाँ पर्यटक सेल्फी लेते हैं, वहीं ग्रामीण रोज संघर्ष की तस्वीरें जीते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार पर्यटन बढ़ाने की बात करती है, लेकिन गांव तक पहुंचने का रास्ता ही खुद पर्यटकों की परीक्षा ले लेता है। बड़े बड़े अधिकारियों के पास में जाना हमने प्रारंभ किया है, नेताओं के पास में जाते हैं, सरपंचों के पास में, हर किसी के पास में जाकर हमारी जो परेशानियां है वो बताते हैं हम जाकर। और कहीं कहीं पर कुछ कुछ रिजल्ट आ भी रहा है। और देश आज़ाद हुआ तब से सर कई सरपंच बने, कई विधायक बने, कई मंत्री बने, मगर गांव की स्थिति आप यहाँ की लोकेशन भी देखना है, इसमें लाइव लोकेशन भी हम डालेंगे अभी, इसमें सारे वीडियो के माध्यम से भी आपको बताएंगे। रोडों की समस्या है, विद्यालय की समस्या है। विद्यालय अगर गांव में बना हुआ है तो वो उसके नाम भी गांव सरवरपुरा है, बाकी फतेहपुरा के नाम से विद्यालय चल रहा है, उसका नाम भी शुद्धिकरण करवाना है सर, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं। और नदी नालों की स्थिति ऐसी है सर यहाँ कि बाढ़ग्रस्त एरिया है पूरा, और बाढ़ के समय में खेतों में पानी जाता है, घरों में घुसता है पानी, कई गाय भैंस बह भी जाते हैं, ऐसी स्थिति, फसलें बह जाती है, नुकसान खूब होता है। और सौंदर्य की दृष्टि से कड़लिया झरना हमारे नज़दीक है, पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है ये, और पूरे भारतवर्ष में कड़लिया और चाचा कोटा के नाम से ये चीज़ें जानी जाती है। बाकी कड़लिया पंचायत है हमारी, बारिश के मौसम में तो लगभग बिल्कुल कट ही जाता है गाँव। और पर्यटक के हिसाब से भी गांव इतना सुंदर गांव है, बाकी यहाँ डेवलपमेंट के नाम से खाली बड़े बड़े वादे हुए हैं, धरातल पर कोई कार्य नहीं। कहीं कहीं हुआ है, किसी ने करा भी है, देखो हर पूरी तरीके से नहीं काट सकते हम, पर कहीं कहीं पर अभी हो रहा है लगभग। पर जो होना चाहिए था आजादी के बाद में, जो 70, 75, 80 साल में जो चीजें होनी थी, वो अब तक मतलब यूं समझोगे अभी कहीं शुरुआत हुई है, बाकी वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है गाँव बिल्कुल कटा हुआ है। आजादी के बाद से अब तक गांव में पक्की सड़क नहीं बन पाई। 2023 में सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ तो ग्रामीणों को उम्मीद जगी कि शायद अब विकास गांव तक पहुंचेगा, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। कच्चा और ऊबड़-खाबड़ रास्ता अब दुर्घटनाओं का कारण बन चुका है। दोपहिया वाहन चालक कई बार गिरकर घायल हो चुके हैं। बारिश के मौसम में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि गाँव तक पहुँचना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। गाँव के बीच से गुजर रही नहर में तेज बहाव आते ही संपर्क मार्ग बंद हो जाता है और सरवर मानो पूरा शहर से कटकर एक अलग दुनिया बन जाता है। शहर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर होते हुए भी कई बार पहुंच से बाहर हो जाता है। जब से हमारा देश गांव आज़ाद हुआ तब से आज तक हमारे गांव में ना तो सड़क की सुविधा है, ना विद्यालय की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है। कोई न किसी के घर में बिजली है, पर वो भी समय पर नहीं मिलती है। पर आज़ादी के बाद सर बच्चों की पढ़ने की सुविधा होती तो आज हमारे गांव में कोई ना कोई किसी भी पद पर पढ़ लिख कर नौकरी पर होता। पर हमारे गांव में आज तक इस शिक्षा की कमी के माध्यम से, शिक्षा की कमी की वजह से आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं जा पाया, किसी पोस्ट पर नहीं जा पाया, क्योंकि मेन समस्या हमारे गांव में शिक्षा से जुड़ाव नहीं रहा। क्योंकि बारिश के समय में हमारा जो विद्यालय है वो मेन रोड की तरफ है, और यहाँ हमारे बीच में नाला पड़ता है, नाले में आने जाने में दिक्कत रहती, बच्चे जा नहीं पाते, सही तरह से एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम शिक्षा से वंचित रहे। इस माध्यम से हमारे गांव में आज भी एकदम पिछड़ा वर्ग है, और हर प्रकार की असुविधा, सरकार की कुछ भी योजना हमारे गांव में आज तक धरातल पर नहीं पहुंची। और कभी कभी बुजुर्ग लोग तो पेंशन लेने इस हालत में जाते थे, आप यकीन नहीं करो, तो क्या करें। अब हम जानते हुए भी शर्मिंदा होते हैं। और आज़ाद देश में हम भी एक सरकार, हमारे गांव ऐसा लगता है कि आज़ाद देश में सरकार के गुलाम है। खाली चुनाव के टाइम में बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करते हैं, कोई भी हो, चाहे वार्ड पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति सदस्य हो या प्रधान हो,
विधायक हो या मंत्री हो या सांसद हो, सिर्फ वादे करते हैं, वादे के बाद हमारे गांव को बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे शहर से निकलते ही पहला गांव हमारा आता है। सड़क न होने का असर दूसरी सुविधाओं पर भी पड़ा है। नालियों का निर्माण नहीं होने से घरों का गंदा पानी गलियों में जमा रहता है। गर्मी और बरसात में यही पानी बीमारी फैलने का कारण बनता है। ग्रामीण व्यंग में कहते हैं कि स्वच्छता अभियान के पोस्टर तो लगे हैं, बस स्वच्छता अभी तक गांव नहीं पहुंची। विद्यालय तो हमारा है, लेकिन वो क्या कि अभी स्कूल तो है नहीं, सामुदायिक भवन है, उसमें ही बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल के कमरे आए हैं, अभी बनेंगे यूं कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कब बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बाकी तो ये हमारे रोड वोड तो सब टूटे हुए पड़े हैं, अभी तक बने ही नहीं। 80 साल 75 साल हो गए तो भी रोड तो हमारे कुछ एक भी रोड बना ही नहीं। मतलब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत टुकड़े टुकड़े में सीसी रोड बने हैं, बाकी तो ये वो नाला आता है, पानी अंदर घुसता है, कोई रेंगवाल की वो भी समस्या है सर। बहुत सारी समस्या है हमारे। वैसे मेन समस्या है सर कि हमारा गांव क्या है कि नदी के इस साइड में है सर, तो और विद्यालय क्या रोड की तरफ है। बच्चे जाते हैं बारिश के समय में, बिल्कुल ये गांव कट जाता है सर। शहर के नजदीक होते हुए भी गांव कट जाता है, बच्चे शिक्षा में वंचित रह जाते हैं। पूरा बारिश अगर थोड़े नदी उतरे इसके बाद में, जहां पर बड़े पुल की आवश्यकता थी, पिल्लर वाले पुल की आवश्यकता थी, वहां पर रपट बना दिया इन्होंने मनमानी करके। अब किसकी मिलीभगत से करा वो हमको इतना आइडिया नहीं था। बड़े बड़े अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करता हूं सर के मतलब उस पुल को व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। और यहाँ रिंग वालों की भी समस्या है, और ये सारी चीजें बनेगी तभी हमारे बच्चे शिक्षा से जुड़ पाएंगे। कहीं न कहीं पर बच्चे पढ़ने जाते हैं बारिश के समय में, और बारिश के समय में समस्या ऐसी होती है कि नदी नालों की वजह से ये उफान पे रहते हैं, उस समय बच्चे बिल्कुल कट जाते हैं और शिक्षा पूरी तरीके से उनकी हो नहीं पाती है। गांव में जल संकट विकराल रूप ले चुका है। ज्यादातर हैंडपंप सूख चुके हैं और जलदाय विभाग की पाइपलाइन सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है। पानी की आपूर्ति नियमित न होने की वजह से गर्मियों में टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। महिलाओं को रोजाना पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि हर घर जल योजना का नाम जरूर सुना है, लेकिन पानी अब भी किस्मत से मिलता है। सर पानी के लिए इतनी बड़ी समस्या है, पीने की पानी के लिए जल संसाधन पीएचडी वालों के जो पाइप लाइन तो इन्होंने डाल रखी है, लेकिन अभी तक एक भी नल 350 गांव मकान है हमारे, एक भी मतलब नल नहीं दिया आज तक। अभी आप घूम के भी देख लो तो भी एक भी नल नहीं दिया इन्होंने अभी तक, और एक भी टैंकी नहीं बनी। बाकी यहाँ कोंडला गांव में 3 टैंकियां, कड़लिया में 3, हर जगह मतलब 2 किलोमीटर के अंदर टैंकियां बनी हुई है, लेकिन यहाँ पाइप डाल दी है, लेकिन पानी अब तक समस्या बहुत बड़ी है। सरवरपुरा गांव शिक्षा के मामले में भी पिछड़ा हुआ है। गांव में आज तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पाया। बच्चों की पढ़ाई सामुदायिक भवन में संचालित की जा रही है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। लगातार शिकायतों और मांगों के बावजूद समस्याओं का समाधान न होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांव फिर विकास की प्रतीक्षा में अकेला रह जाता है। और जो वर्तमान में जो सरपंच अशोक डामोर है, जो पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा ही हमने गांव वालों ने चुना था कि हमारा गांव का विकास करेगा वो। यूं तो विकास के नाम पर तो हमारा 75 साल से हमारा कुछ नहीं हुआ, तो इस 5 सालों के अंदर न तो सरपंच ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है, ना कुछ काम किया है। वो मुद्दे जो लेके चल रहा था, चुनावी मुद्दे लेके चल रहा था, जो मुद्दे उसने बताए थे उन मुद्दों के ऊपर कुछ भी हमारे यहाँ कार्य नहीं हुआ है। नाम मात्र का सरपंच था, कुछ नहीं करा है, सिर्फ अपना ही देखा है, गांव का कुछ नहीं देखा। सरवरपुरा आज सवाल बनकर खड़ा है। जब जिला मुख्यालय के पास बसे गांव का ये हाल है, तो दूर दराज के इलाकों की स्थिति कैसी होगी? अब ग्रामीण प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि शहर के दरवाजे पर खड़ा ये गांव भी सच में विकास का स्वागत कर सके। ये थे सरवरपुरा गांव के ग्रामीण, जिन्होंने अपनी जो है समस्या बताई। उन्होंने एक समस्या के साथ में अपनी वेदना बताई, किस तरह से आज़ादी का इतना समय बीत गया है, लेकिन शहर से, जिला मुख्यालय से इतना नजदीक होने के बाद, शहर सीमा का पहला गांव होने के बाद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, या आवागमन के लिए सड़क हो, या फिर पेयजल की जो है आपूर्ति, इन सभी समस्याओं से ये गांव जूझ रहा है। देखना है अब, जो चुनावी वादे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जो है चुनावी जो है यहाँ पर घोषणाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। और ये गांव जो है काफी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करता देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा। पंचायत चुनाव के पास आते ही तरह तरह के दावे और वादे भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और किस क्षेत्र में कितना विकास हो पाया है,
हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची दौसा जिले के ऊनवड़ा गांव में। यहां आज भी लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकारी योजनाएं यहां सिर्फ फाइलों में सिमटी हुई हैं। हालात ये हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और इस क्षेत्र में लोगों की क्या समस्याएं हैं और विकास की क्या कहानी है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऊनवड़ा गांव में सरकारी योजनाएं अधूरी, कब होगी विकास की आस पूरी। बूंद बूंद को तरस रहे हैं ग्रामीण। पाइपलाइन तो बिछी लेकिन सप्लाई का इंतजार। रोजगार को भी लेकर परेशानी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए संघर्ष। सड़क का भी नहीं हो सका है निर्माण। 3 सरकारी स्कूल, शिक्षा फिर भी दूर। दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के ऊनवड़ा गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए ग्रामीण आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में मूलभूत सुविधाएं होने के बावजूद पेयजल संकट गहराया हुआ है और विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। गांव की एक ढाणी में करीब 300 लोगों की आबादी एक ही सार्वजनिक बोरिंग के सहारे पानी की आपूर्ति पर निर्भर है, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। इसके अलावा गांव की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य भी अभी जारी है, लेकिन उसमें घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आए हैं। क्या सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं? सरकारी सुविधा सारी मिल रही है। पानी की सुविधा है, रोड की भी है, नालियों की भी है, सब चीज़ है। क्या होना चाहिए इस गांव के अंदर जो हो नहीं पाया? अभी ये टाइम तो सब चीज़ उपलब्ध है हाल फिलहाल तो। और पानी व्यवस्था और करवा दो, एक टंकी बोर। पानी की समस्या है। हाँ। और युवा वर्ग भी एक बार उससे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ सुविधाएं हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर? जी सर, यहाँ पर टोटल सुविधा उपलब्ध हो रही है, पर लेकिन खास तौर पर जो सुविधा चाहिए प्रेजेंट में पानी की सख्त जरूरत पानी की है, लेकिन अभी तक लाइनें गाड़ दी गई हैं, पर लेकिन पानी का भी समाधान नहीं किया गया है सर। तो सबसे ज़रूरत पानी की है, तो पानी की जरूरत पूरी हो जानी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी आते हैं पर लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि शिक्षा के क्षेत्र पे और मेडिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और आगे बढ़े। क्या कहेंगे कि क्या क्या सुविधा जो नहीं है ग्रामीणों को आवश्यकता है? ग्रामीणों को ज़्यादातर तो जो डॉक्यूमेंट बच्चों को जो वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट जैसे आए जाते मूल पे साइन नहीं होते हैं, और जैसे मास्टर बोलते हैं कि हम जानते नहीं हैं, तो उसकी भी आप उसका डॉक्यूमेंट ले उसके जाने से साइन करने की कोशिश करें। ग्रामीण इधर से इधर न भटके, और जैसे सेक्रेटरी हो या पटवारी हो वो भी जगह पर आकर बैठे और जनता का समाधान का समस्या हल करे। सरकार तो कहती है कि लगातार सरकार बोल सकती है, पर लेकिन जनता को हम हमारी आंखों से देखते हैं तो प्रताड़ित उस हिसाब से जनता यहाँ पर कर्मचारी नहीं आते हैं या काम नहीं करते हैं। कैसे भी कुछ कोई कारण होगा, उसको समस्या का समाधान ढूंढे। रोजगार के मामले में भी हालात चिंताजनक हैं। श्रमिकों की संख्या ज्यादा होने से मनरेगा में गिने चुने लोगों को ही काम मिल रहा है। हालांकि सरपंच मंजू देवी द्वारा पिछले 1 साल में 700 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की पहल की गई है और एक छोटी नर्सरी भी विकसित की गई है, लेकिन यह काफी साबित नहीं हो रहा है। गांव में 2017 में करीब 3.8 लाख रुपए की लागत से बना आरओ प्लांट भी अब बंद पड़ा है। पाइपलाइन बिछने के बावजूद पानी की सप्लाई न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सबसे मार्मिक कहानी गांव की 48 साल की तारा देवी की है, जो पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए संघर्ष कर रही हैं। बीपीएल कार्डधारी तारा देवी की पति की मृत्यु 2014 में हो चुकी है और वो अपने 3 बच्चों का पालन पोषण सिलाई का काम करके कर रही हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के अलावा किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऊनवड़ा गांव के अंदर एनडीटीवी पहुंचा है, जहां पंचायत के अंदर एक परिवार ऐसा भी है जहां आज भी वो दर-दर की ठोकर खा रहा है। पति की मृत्यु के बाद अब जो महिला है वो कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा कर थक गई है। उसने खुद का जो कारोबार है सिलाई का वो शुरू किया है पिछले 3 साल पहले। बात तो ये भी है कि नरेगा की श्रमिक का कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं महिला को नहीं मिल पा रहा है। पति राजेंद्र कुमार की वर्ष 2014 के अंदर मौत के बाद अब इस परिवार पर कहीं ना कहीं जो कहर है वो पड़ा हुआ है
और जिसके साथ के अंदर परिवार के अंदर 2 बेटी और 1 बेटा है। पूछ लेंगे महिला से ही, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तारा देवी है और मेरे पति का नाम स्वर्गीय राजेंद्र कुमार। क्या कहेंगे, कब से आप प्रधानमंत्री आवास के लिए? मैं कम से कम 10-15 साल से चक्कर काट रही हूँ और एप्लीकेशन भी लिख के देती हूँ मैं, यहाँ तक कि कलेक्ट्री में भी कभी यहाँ पे मीटिंग होती है, जैसे सब आते हैं यहाँ पे पंचायत में, तब भी देती हूँ, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वो बोलते हैं हम देख के आएंगे अभी, लेकिन कोई नहीं आता। कितने साल हो गए आपको इस चक्कर लगाते हुए? चक्कर लगाते मेरे को तो 15 साल हो गई। 15 साल हो गए। हाँ। क्या कहते हैं कि सरपंच सेक्रेटरी साहब ऐसे दिलासा दे देते हैं, हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका। अब भी यही बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं होता है, तो हमको विश्वास भी नहीं है। तो परिवार का गुजारा कैसे होता है? गुजारा होता है, कभी काम नाम आ जाता है तो नरेगा में काम कर लेते हैं, नहीं तो हम वहाँ पे जाके जिद करते हैं कि हमारा नाम ले, कहते हैं नहीं अब आपने कर लिया, आप किसी और का लेंगे, आपका थोड़ी ना लेंगे। कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने क्या? हाँ, हमने एप्लीकेशन दे के आई थी वहाँ भी। क्या जवाब आया वहाँ से? जवाब आप कुछ नहीं आता, वहाँ से एप्लीकेशन दे देते हैं बस, जवाब तो कुछ ही नहीं आता। परिवार का अब कहीं ना कहीं सहारा आप ही है। हाँ। क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि ऐसे परिवारों को कुछ सुविधा मिले या कुछ आर्थिक व्यवस्था मिले, और जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो उनको भी कुछ मिले। हमको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप भी? हाँ, नहीं मिलती है। जैसे ये बनवा ली हमने श्रमिक डायरी, उसमें हम फॉर्म भर देते हैं, 2 जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाके रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन सी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हमको कुछ भी नहीं मिला, बस एक अनाज के अलावा कुछ नहीं मिला। अनाज मिल रहा है बस। हाँ, अनाज मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। और कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दयाशंकर बुंदेल है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जब छोटा भाई एक्सपायर होगा, ये बच्चों का सारा जिम्मेदारी का खर्चा मेरे पे आ गया, और हम ये थोड़ा बहुत ही सिलाई का काम करते हैं, इसमें हमारा गुजारा बसर होता है। बाकी हमें और अन्य कोई भी सहायता कहीं भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं मिलती है, और चक्कर लगा के इतने परेशान हो जाते हैं। आश्वासन जरूर मिल जाता, हो जाएगा, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है। और वहाँ कलेक्टर जाएंगे, श्रमिक डायरी के लिए जाएंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर कोई 20 मांगेगा, कोई 10 मांगेगा। साहब, यहाँ तो हमारे पास पैसा है नहीं। ये स्थिति है सर हमारी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस परिवार को सरकारी योजना है उनकी दरकार है। पंचायतनामा का जब विजिट इस गांव का, ग्राम पंचायत का जब एनडीटीवी ने किया, तो इस परिवार सहित कोई अन्य भी जो परिवार है वो उनको भी अब प्रधानमंत्री जो आवास है उसकी कहीं ना कहीं दरकार है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आपसे ही बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान सैनी, पूर्व सरपंच उनुबड़ा गाँव। क्या कहेंगे कि कितना विकास हुआ है आपके समय में? मेरे समय में खूब विकास हुआ है, अच्छा विकास जितना होना चाहिए था वो हुआ है पूरा। क्या लगता है कि ग्रामीणों को उम्मीद रही थी, आपने जो कार्यकाल में आपने 2015 से और 2020 तक गुजारा, क्या क्या डेवलपमेंट किया आपने? मैंने सीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड खूब बनाए हैं, पानी पीने के लिए टंकी खूब लोगों की बनाई है, जैसे गंदे पानी के लिए सोखते गड्ढे भी बनाए हैं। गंदे पानी रोड पर घूमता था और डोलता था, वैसे फैलता था, उसके लिए नाले भी बनाए हैं। जो आवागमन साधन के लिए जो नाले कटे हुए थे उन्हें पुलिया भी बनाई है। बहुत से ऐसे काम किए विकास के, जो लोग संतुष्ट हैं उस काम से। संतुष्ट है। क्या कहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं इस आपके समय में, क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे में जो गांव में जो सुविधा होनी चाहिए थी वो करीब करीब सभी थी। सभी। और उस क्या ग्रामीणों को उम्मीद रही है इसको लेकर? नहीं, जो ग्रामीणों को उम्मीद हमसे थी, ग्रामीणों को जो हमसे उम्मीद थी, वो उस उम्मीद पर हम करीब 85% खरे उतरे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कितना अनुमानित बजट होगा आपके समय? हमारे टाइम हमने अनुमानित नरेगा सहित करीब 5.5 करोड़ के आसपास काम कराया। शिक्षा की बात की जाए तो गांव में 3 सरकारी स्कूल चलते हैं, जिनमें एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल है। यहाँ 135 छात्रों का नामांकन भी है। पूर्व सरपंच के कार्यकाल में करीब 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए थे, लेकिन वर्तमान में अभी भी कई परिवार इन योजनाओं से वंचित हैं। भले ही अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन उनबड़ा गांव की तारा देवी और दूसरे ग्रामीणों की स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। इस गांव को जरूरत है विकास की, जरूरत है उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने की जो इनके लिए ही बनाए गए हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका की रिपोर्ट।
हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।